प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, कैसे This हम call जीन is को now यूज being करके recorded. एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने कौन कौन सी चीज़ों के थ्रू जीन कटिंग होती है, कौन कौन चीज़ों के थ्रू हम जीन को आइसोलेट करने के बाद एंजाइम से कट मारेंगे और उसको रेप्लिकेट करेंगे, ये सब देखा था। हियर वी विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशंस of biotech. So biotechnology deals with industrial scale production of vaccines and biopharmaceuticals. Majorly हम बायोटेक को बायोफार्मास्यूटिकल्स या फार्मास्यूटिकल्स या वैक्सीनेशंस बनाने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड पार्ट है टिश्यू कल्चर। इसमें ये पार्ट न्यू ऐड हुआ है, पहले ये एनिमल हस्बेंड्री में प्लांट में था, बट नाउ इट हैज बीन एडेड इनटू zoology in this chapter. We will be looking it. Now, tissue culture, any part of plant taken out and is grown in a test tube in a special media is called as explant. अगर प्लांट का कोई भी एक पार्ट ले लो और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर प्रॉपर एक न्यूट्रिएंट मीडिया हो जिसमें प्लांट ग्रो हो सकता हो, उसके अंदर अगर ग्रो करें तो उसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं। और एक्सप्लांट की जो कैपेसिटी है पूरी प्लांट बनाने की, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। पहले तो न्यूट्रिएंट मीडिया में हमें प्लांट का एक पार्ट उगाना है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट। और उस एक्सप्लांट से पूरा का पूरा न्यू प्लांट बनाना है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। ओके। मेथड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे हम कर सकते हैं? इन विट्रो। इन विट्रो क्या होता है? वो पार्ट पूरा का पूरा न्यू प्लांट बॉडी बनाता है। जैसे ही अगर हम ह्यूमन की बात करें तो स्टेम सेल्स होते हैं आजकल। बेबी जैसे ही पार्चुरेशन या डिलीवरी होती है, हम लोग उसके स्टेम सेल्स को स्टोर कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे स्टेम सेल्स होते हैं प्लांट्स के, जिसको कैलस बोलते हैं। तो कैलस को अगर हम सस्पेंशन मीडिया में ग्रो करें तो वो पूरा एक देता है लैब के अंदर, दैट इज इन विट्रो। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सप्लांट, एक्सप्लांट जो हमने ऊपर पढ़ा जिससे एक नया प्लांट पूरा आगे राइज हो सकता है, वो हम देखेंगे। एक्सप्लांट के अंदर मेरिस्टम कल्चर है और प्रोटोप्लास्ट कल्चर है। प्रोटोप्लास्ट मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, और मेरिस्टम मतलब आपको पता है। तो टाइप ऑफ एक्सप्लांट दो है, मेरिस्टम कल्चर एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। नेक्स्ट है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक मतलब अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट। अदर देन रिप्रोडक्टिव अगर कोई पार्ट है दैट इज कॉल्ड सोमैटिक। तो सोमैटिक के अंदर है फ्यूजन ऑफ टू नेकेड प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। जब दो कोई भी एक सेल्स हो उसके प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को फ्यूज करके कोई पार्ट बनाया जाए, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्रोटोप्लास्ट 1 प्रोटोप्लास्ट 2। मान लो प्रोटोप्लास्ट 1 पोटैटो है एंड प्रोटोप्लास्ट 2 इज टोमेटो। तो हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया है जिसको पोमैटो बोलेंगे, पोमैटो। उसमें दोनों का न्यूक्लियस और दोनों का न्यूक्लियस पोटैटो और टोमेटो इन्वॉल्व है। दोनों के न्यूक्लियस से एक नया प्रोडक्ट बना, हाइब्रिड बोल। ओके। हाइब्रिड का मतलब है प्रोटोप्लाज्म और उस method of producing hundreds thousands of plant माइक्रो टाइप का प्रोडक्शन है। एग्जांपल इसके थ्रू है टोमेटो। ओके। तो ये अब बोलोगे ये तो सर पेड़ों पे भी होता है, बट हम ये लैब में बना रहे हैं इसलिए हमने ये लिखा है माइक्रो प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर, मेरिस्टम कल्चर, एक्सप्लांट्स, ये सब लैब के प्रोसीजर्स हैं, इसलिए ये सब टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। अब अगर एनिमल्स पे वापस आ जाएं तो इसमें है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जीएमओ क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसको हमने modified किया है। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अंदर अगर हमने जीन उसका चेंज किया, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड
gene has been manipulated or altered for research is called as transgenic animals. जो भी प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, अगर हमने उसके जीन को अपने फायदे के लिए या रिसर्च के लिए यूज किया है, दैट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हमने जीन डाला है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। अब उसका यूज क्या है, जीएमओ का यूज क्या है? फर्स्ट, हम जीएमओ यूज करके प्लांट्स को टॉलरेट बना सकते हैं अबायोटिक फैक्टर से। अबायोटिक फैक्टर्स मतलब यहाँ पे वो फैक्टर्स जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे पहला है, क्रॉप्स को और टॉलरेट बनाया जा सकता है अबायोटिक स्ट्रेसेस से, जैसे टेम्परेचर वगैरह से। टेम्परेचर जैसे कोई प्लांट है जो केरल साइड में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, तो हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके राजस्थान के अंदर भी वो ग्रो हो सके ऐसा बना सकते हैं। तो कैन बी crops can be made tolerant to abiotic stress like temperature, salt, drought and heat। जैसे इसका एक एग्जांपल है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के शुगर वैरायटीज के अंदर। नॉर्थ इंडिया के जो शुगर्स थे वो पानी ज़्यादा यूज़ करते थे और ज़्यादा जूसी शुगर प्रोड्यूस करते थे, जबकि साउथ इंडिया के जो शुगर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने रिवर्स अवेलेबल नहीं है, वो कम पानी में थोड़ा सा कम स्वीट शुगर यूज़ करते थे। तो साइंटिस्ट ने दोनों को प्रोटोप्लाज्म को मिक्स करके एक ऐसा हाइब्रिड बनाया जो कम पानी में ज़्यादा, मतलब जो कम पानी वाली प्रॉपर्टी थी वो साउथ इंडिया से ली, और जूसी वाला जो नेचर था वो नॉर्थ इंडिया के शुगर केन ब्रीड से लिया, और उससे एक नया शुगर केन ब्रीड तैयार हुआ जो दोनों भी जगह पे उगाया जा सकता था। एंड प्रोडक्शन बढ़ गया, प्लस वाटर की काफ़ी हद तक प्रिवेंशन की गई। तो ये अगेन जीएमओ ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड है रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे बिना पेस्टिसाइड्स डाले हम पेस्ट से छुटकारा पा सकते हैं। टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में है फ्लेवर सेवर टोमेटो। क्या होता है वो मैं आपको अभी जस्ट नीचे दिया गया है सब कुछ, अभी तो सिर्फ आपको हेडिंग याद रखनी है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम कर सकते हैं। हेल्प्स टू इंक्रीज मिनरल अपटेक बाय प्लांट्स। एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड जैसे गोल्डन राइस। हेल्प्स टू प्रोड्यूस मेडिकल प्रोडक्ट जैसे इंसुलिन वगैरह बना सकते हैं। नाउ यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हमें इसको 3 हेडिंग में पढ़ना है। पहला है एग्रीकल्चर, सेकेंड है मेडिसिन और थर्ड है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। एग्रीकल्चर में हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, बीटी कॉटन एंड पेस्ट रेजिस्टेंट। एंड मेडिसिन में इंसुलिन एंड थेरेपी, और इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हमें पढ़ना है पीसीआर, एलिजा एंड ऑटो रेडियोग्राफी। ओके, कल्चर डिमांड आपको पता है, जब फ्रॉम अमेरिका एंड मैक्सिको, तो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन कराया गया था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था उसमें भी बायोटिक का यूज किया गया था। हमने वहाँ पे सेमी डॉर्फ वैरायटीज के मैक्सिको से वीट की वैरायटी ली थी और फिलीपींस से राइस की। उससे क्या हुआ था, वो लोग ऐसे सीड्स थे जो कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्ट देते हैं, जबकि इंडियन जो सीड्स थे वो ज़्यादा पानी में कम प्रोडक्ट देते थे। तो हमने जो सीड्स यूज़ किए थे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे ज़्यादा हुआ था। तो ये जो एरिया है वहाँ पे हमने सेमी डॉर्फ वैराइटीज ऑफ सीड्स यूज़ की थी। वो सेमी डॉर्फ वैरायटी सीड्स अगेन बायोटेक से बनाई गई थी। तो ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, डिमांड्स of agriculture products have been increasing. To avoid absolute scarcity, biotech has an important role. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का एग्जांपल है नॉर्मन बरलॉग is known as father of green revolution. Now introduction of improved crop varieties, irrigation की facilities बढ़ाई गई थी, एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था। इससे हमने हमारे प्रोडक्शन को
तीन गुना तक बढ़ा दिया था। द अबो थ्री फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रीन रिवोल्यूशन विच हेल्प्स इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई उस टाइम पे। तो ये भी क्वेश्चन आता है किस कितने टाइम हमने हमारे फूड सप्लाई को बढ़ाया था, 3 टाइम्स। नाउ बीटी प्लांट्स। नाउ बीटी प्लांट्स में आ जाएगा सबसे पहले बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस। नाउ बीटी प्लांट्स आप सबको पता है, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे कुछ पेस्ट जो हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पेस्ट के नाम लिखे हैं, वेरियस पेस्ट लाइक डिप्टेरेंस। डिप्टेरेंस में आते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। कोलियोप्टेरेंस पे आते हैं बीटल्स एंड लेपिडोप्टेरेंस पे आते हैं टोबैको बर्डवर्म और आर्मी वर्म। ये जो कुछ यहाँ पे पेस्ट लिखे गए हैं, चाहे वो निमेटोड हो, चाहे वो मॉस्किटो हो, चाहे वो फ्लाइस हो, ये लोग प्लांट्स के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते थे या उनको हार्म पहुंचाते थे। दे कॉज नॉट ओनली इन्फेक्शन टू प्लांट्स बट ऑल्सो टू बैक्टीरिया एंड सम बैक्टीरिया हैव इवॉल्व्ड टू मेक अ टॉक्सिन्स। पर इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने उनके खिलाफ एक टॉक्सिन बना लिया था ताकि वो खुद को बचा सकें। तो उसमें से जो बैक्टीरिया जिसने बनाया था उसका नाम था बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, जिसका हम शॉर्टकट में बीटी पढ़ते हैं। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जीन बनाया था और उस जीन के थ्रू वो एक प्रोटीन बना रहा था जिसको एंडोटॉक्सिन बोलते थे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डेल्टा एंडोटॉक्सिन। हमने उस जीन को निकाला और हमें पता है प्लांट्स के अंदर हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन या तो टीआई प्लाज्मिड। तो अगेन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन या टीआई प्लाज्मिड को यूज किया और उसको प्लांट्स में ट्रांसफर किया। किसको? वो जीन को, जो एंडोटॉक्सिन जीन था। फिर उस जीन को हमने वहां से कहाँ पे, प्लांट्स में भेजने के बाद उसके जीनोम में इंसर्ट करवाया। अब एक बार प्लांट के जीनोम में इंसर्ट हो गया तो वो वहां से एमआरएनए में इंसर्ट हुआ एंड एमआरएनए में इंसर्ट होने की वजह से वो प्रोटीन इनिशियली इनएक्टिव था। क्योंकि वो सिर्फ अल्कलाइन नेचर पे खुलता है। अब जैसे ही पेस्ट आया, पेस्ट जो ऊपर हमने नाम लिखे थे कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, बीटल्स वगैरह, वो जैसे ही प्लांट्स को खाने आते थे तो क्या हुआ, ये अल्कली नेचर होता था उनके स्टमक का। देखो कॉर्डेट्स का जो स्टमक है वो एसिडिक होता है। तो मान लो अब तुम बोलोगे सर बीटी कॉटन या बीटी टोमेटो भी उगाया गया तो हम खा लेंगे तो क्या हमें भी दिक्कत होगी? नहीं, हमारा जो गट का नेचर वो एसिडिक है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स का या नॉन कॉर्डेट्स का अल्कली होता है। तो जो हमारा टॉक्सिन है वो अल्कली पीएच में ही एक्टिवेट होता है। तो जैसे उसने खाया, जो अल्कली नेचर था गट का, उस कारण वो टॉक्सिन हो गया। ने जो पेस्ट के बॉडी के अंदर का जो मिडगट था या स्टमक था उसके अंदर बहुत सारे होल्स बना दिए, पोर्स बना दिए, जिसकी वजह से उस पेस्ट की डेथ हो गई। तो ये जो प्रॉपर्टी थी सबसे पहले हमने कहाँ से ली थी? प्लांट में एक बैक्टीरिया से जिसका नाम था बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। उससे हमने एक एंडोटॉक्सिन किया। उस एंडोटॉक्सिन ने प्लांट के अंदर तो अल्कली उसके टुकड़े को पेस्ट ने खाया। प्लांट का वो अल्कली एंडोटॉक्सिन कहाँ पे चला गया? पेस्ट के अंदर। पेस्ट के अंदर उसका नेचर अल्कलाइन था स्टमक का, तो वो एक्टिवेट हो गया टॉक्सिन और उसने इतने होल्स बना दिए उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कि उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे हमने बिना फर्टिलाइजर डाले बहुत सारे प्लांट्स को पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया है। तो इसमें एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है, क्राइवन एबी। ये क्राइवन एबी, और क्राइवन एबी जो है वो कॉर्न बोरर के लिए यूज किया था। ओके, कॉर्न बोरर के लिए कौन सा जीन यूज किया था? क्राइवन एबी। एंड क्राइवन एसी और क्राइवन एबी 2 किस में यूज किया था? कॉटन बॉलवर्म। इसके थ्रू हमने बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं बीटी के थ्रू। डिफरेंट बीटी प्लांट्स लाइक टोमेटो, कॉटन, ब्रिंजल, कॉर्न, बीटी राइस। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो हमने बनाए थे। अब एग्रीकल्चर में इसका सेकंड यूज है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। नाउ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का मतलब होता है, पहले हमने बनाया था उसको
पहले वाले के अंदर भी हमने पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया, बट सेकंड के अंदर हम लोग निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं। अब ये सबसे हार्ड टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो, निमेटोड का मतलब होता है वर्म, और हमें पता है एनिमल किंगडम में वर्म दो हैं, प्लेटीहेल्मिन्स एंड एस्केल्मिन्स। ये दोनों ही निमेटोड ग्रुप के अंदर आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्स एंड एस्केल्मिन्स। अब निमेटोड की बात करें तो यहाँ पे एक निमेटोड का नाम दिया गया है मिलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया। मिलाइडोगाइन सभी ड्रॉ करके था, डिसीज कॉज करवाता था, रूट नॉट डिसीज। आप देख सकते हैं टोबैको के रूट पे बहुत सारी स्वेलिंग्स हुई हैं ट्यूमर जैसे, उसकी वजह से जो भी वाटर रोकने के लिए आता। हमें लीफ इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके पत्ते से ही हम कमर्शियली टोबैको बनाते हैं। तो अगर उसकी लीफ की साइज छोटी रहेगी तो वो कैश क्रॉप है, तो काफी उस 1990 पे की वजह हमें उसको to was used which और mRNA साइलेंसिंग दो हैं। यूकैरियोटिक सब जाते हैं, यूकैरियोट जो भी है कोई ये तो उस जीन को ये मैकेनिज्म मेथड अब किया गया उस सकते हो जीन को मैंने एबीसी और एक्सवाई, और उस जीन में से भी जो एबीसी जीन है वो टेम्पलेट जीन है, और उसके थ्रू वो प्रोटीन बना रहा था, और वो प्रोटीन जो है रूट कॉज कर रहा था। ये किया कि है वो एक सेंस है इसके अंदर एसी और आया, जिसको हमने नाम दिया डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आप देख पा रहे हैं ए डैश बी डैश सी डैश, ये मैंने इसलिए डैश लगाया ताकि वो लगे कि वो लैब में बनाया गया है, वरना दोनों सेम लगते। जो नेचुरल है, जो निमेटोड बना रहा है वो एबीसी एक्सवाइजेड है, और जो हमने लैब में बनाया है वो ए डैश बी डैश सी डैश एंड जी प्लांट के अंदर डाल दिया, क्योंकि प्लांट्स में हम वेक्टर एंड है तो अब क्या होगा, निमेटोड आएगा और निमेटोड फिर से यही वाला प्रोसेस करेगा, ये एंटीसेंस दोनों रहेंगे, एंड सेंस वाला ए बी प्रो कर जाए तो एंड होना चाहिए।
रिप्लिकेट नहीं कर पाया, इसके कारण वो प्रोटीन नहीं बना पाया। और जब प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो क्या होगा, ना बनेगा प्रोटीन, ना होगा रूट नॉट डिसीज। तो हमने बिना पेस्टिसाइड डाले उस प्लांट को, टोबैको को बचा लिया। देखो अब हर बार सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से डबल स्ट्रैंड आरएनए कर दिया। यही इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको इतना ही याद रखना है कि कैसे हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए टेक्निक के थ्रू एक जीन को प्रोटीन बनाने से रोका, जिसकी वजह से डिसीज को हमने बचा लिया। द सेकेंड टॉपिक इज फ्लेवर सेवर टोमेटो। एग्रीकल्चर का तीसरा यूज है फ्लेवर सेवर टोमेटो। दिस टेक्निक इज ऑल्सो डिपेंड ऑन आरएनए इंटरफेरेंस। ये भी ऊपर वाली ही टेक्निक के ऊपर यूज करता है। फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या है, यूजुअली अगर आप देखो मार्केट से टोमेटो खरीद के लाओ तो 4-5 दिन तक रहता है, तब उस टाइम तक वो फिक्स रहता है। उसके बाद वो एकदम सॉफ्ट होने लगता है। इससे हम जान जाते हैं कि वो धीरे धीरे खराब हो रहा है या वो सड़ने की तरफ जा रहा है। तो जब तक वो इंटैक्ट रहता है, टाइट पोजीशन में रहता है टोमेटो, हम जानते हैं वो अच्छा है। पर जैसे जैसे वो सॉफ्ट होते जाता है वैसे वैसे हम मानते हैं कि वो खराब होते जा रहा है या वो इट इज़ नॉट गुड फॉर कुकिंग पर्पस। तो हम लोग टोमेटो की हाफ लाइफ 2-4 महीने की अगर कर दें तो कितना सारा वेस्टेज रोका जा सकता है टोमेटोज का। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी यूज की। हमने जो जीन है जो प्लांट्स को राइपनिंग के लिए मजबूर करती है। जब भी कोई फ्रूट या वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाता है देन दे आर नॉट गुड फॉर ईटिंग पर्पस। तो वो जो सॉफ्टनिंग होती है वो एक एंजाइम की वजह से होती है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस। यहाँ पे लिखा है अ जीन कॉल्ड पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस। ये अर्ली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कराता है या वेजिटेबल्स कराता है। क्या कराता है, अर्ली राइपनिंग। कौन कराता है, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस। अब ये जो पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस है इसको हमें अगर हम इनएक्टिवेट कर दें तो जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का प्रोसेस है वो डीले हो जाएगा। तो हमने वही टेक्निक यूज़ किया टू सेव इट फॉर लॉन्गर यूज़। किसकी, टोमेटो को लॉन्गर यूज़ के लिए हमने क्या किया, ये जीन को इनहिबिट कर दिया। कैसे इनहिबिट किया, वही आरएनए इंटरफेरेंस से हमने इस जीन का सीक्वेंस निकाला, इसके ऑपोजिट एक सीक्वेंस का जीन डाला और जब वो एमआरएनए से प्रोटीन बनाने वाला था हमने उसको इनहिबिट कर दिया। सेम ऊपर वाली टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू हमने क्या किया, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस को प्रोटीन ही नहीं बनाने दिया। जब वो प्रोटीन नहीं बनाएगा तो उससे दो चीज़ें होंगी, शेल लाइफ या हाफ लाइफ ऑफ टोमेटो जो पहले 5 दिन की थी अब वो 1 से 1.5 महीने की हो गई। इससे हमने काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज को बचा लिया। ऐसे टोमेटो को फ्लेवर सेवर टोमेटो बोलते हैं। ओके, अब आरएनए इंटरफेरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आरएनए इंटरफेरेंस ये एग्जांपल है जीन सब्सट्रैक्शन मेथड का। इसमें हम जीन को सब्सट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। फर्स्ट बीटी प्लांट जो था, जो हमने ऊपर टेक्निक पढ़ा है बीटी बैसिलस thuringiensis का, वो था कॉटन। एंड इंडिया इट वाज ब्रिंजल। पोटैटो, टोमेटो, सोयाबीन, पोटैटो, टोमेटो, सोयाबीन, कार्स एंड राइस, ये अदर प्लांट्स है जो कॉमनली हम लोग बीटी टेक्निक से ग्रो किए हैं। और इस टेक्निक के थ्रू हम लोग टोमेटो, सोयाबीन, कॉर्न, राइस और अदर प्लांट्स भी यूज कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको आज ये समझा हो। सबसे पहले आपको बीटी वाला पार्ट याद रखना है एंड देन पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट याद रखना है। बीटी के अंदर हमने एक टॉक्सिन बनाया था, वेरएस पेस्ट रेजिस्टेंट के अंदर हमने निमेटोड को साइलेंट किया था आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू। ओके, नाउ अब हम मेडिसिन का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, इंसुलिन का। आप सबको पता है इंसुलिन क्या है। आज ऑलमोस्ट इंडिया के हर दूसरी फैमिली के अंदर एक पेशेंट डायबिटिक है। और डायबिटिक होने का कॉज भी आप सबको पता है, जो डाटा रिसर्च में आया था कि ड्यू टू
मोर शुगर कंज्यूमिंग हैबिट्स ऑफ इंडियंस, बहुत तेजी से डायबिटिक पेशेंट बढ़े हैं। पहले 80s और 90s में डायबिटीज को अमीरों की बीमारी बोला जाता था, क्योंकि ये सिर्फ चुनिंदा लोगों को होती थी। बट आज ये हर दूसरे फैमिलीज में होता है, ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड अवेयरनेस अबाउट दिस। ये काफ़ी स्प्रेड हो गया है। और आपको पता है, शुगर पेशेंट अगर जिसका शुगर 300 ग्राम पर डेसीलीटर से ब्लड में बढ़ गया हो, ग्लूकोज का लेवल, इन दैट केस वी यूज इंसुलिन इंजेक्शंस। हम टैबलेट्स नहीं यूज कर सकते। तो इंसुलिन एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो काफ़ी यूज होता है डायबिटिक पेशेंट को बचाने के लिए। नाउ, जब तक बायोटेक्नोलॉजी डिस्कवर नहीं हुआ था, तब तक हम इंसुलिन को कैसे यूज कर रहे थे? किसी भी कैटल से, गाय या भैंस या किसी और ऑर्गेनिज्म से, उसके पैंक्रियास से इंसुलिन बनाते थे और उसको साफ करके इंजेक्शन के थ्रू हम लोग ह्यूमंस को दे रहे थे। बट इससे दिक्कत क्या हो रही थी? इससे बहुत सारा एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे थे, एंड एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से कुछ लोगों में वो सूट हो रहा था, कुछ में नहीं हो रहा था, क्योंकि कैटल्स का जीन अलग है, हमारा जीन अलग है। ओके, तो ये कुछ कॉजेस थे। अब इसको हमने बायोटेक से कैसे दूर किया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ड्यू टू लेक्चर्स इनकम्पेटेंसी, आज के लिए मैं लेक्चर जो है इतना ही रखूंगा। ओके।